राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। वर्ष 2025 का शानदार आगाज। वर्ष 2025 के पहले ही दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की गई। वर्ष 2024 समाप्त होने के बाद भक्तों की भीड़ मंदिरों में पहुंचने लगी। शंख और घंटियों की आवाज के साथ मंदिरों और देश के घाटों पर गजब नजारा देखने को मिला। देश में नए साल का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा। नए साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामना दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए भरोसा जताया कि वर्ष 2025 में राज्य को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के प्रयासों को और गति दी जाएगी। गुजरात के सूरत में हजीरा औद्योगिकी क्षेत्र स्थित एक इस्पात संयंत्र में मंगलवार शाम आग लग जाने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नववर्ष के मद्देनजर प्रदेशवासियों के नाम एक पत्र लिखा और विश्वास जताया कि 2025 में सभी प्रदेशवासी नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए उत्साह के साथ विकसित राजस्थान की ओर अग्रसर होंगे। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर भाजपा की गतिविधियों से जुड़े कई सवाल उठाए। आज 1 जनवरी को मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं। राजनीति में कदम रखने से पहले वह एक फुटबॉल खिलाड़ी, मणिपुर की सीमाओं पर तैनात बीएसएफ जवान और पत्रकार रहे थे। उत्तर भारत में नए साल के दिन तापमान में गिरावट के साथ सर्दी का एहसास हो रहा है तथा कई राज्यों में तापमान में भी गिरावट जारी है। गुजरात के बनासकांठा जिले में देर रात एक लग्जरी बस और टैंकर के बीच आमने सामने की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए। पश्चिमी जिला पुलिस ने गुमशुदा और अपहृत बच्चों को उनके परिवारों से मिलाने में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है, जिसमें अटूट समर्पण और अभिनव पुलिसिंग पद्धति का प्रदर्शन किया गया है। वर्ष के अंत में आई रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने 2024 में लापता या अपहृत 0 से 12 वर्ष की आयु के 100% बच्चों का सफलतापूर्वक पता लगा लिया है। 12 से 15 आयु वर्ग के लिए रिकवरी दर 90% से अधिक रही, जो विभाग के अथक प्रयासों को दर्शाता है। पुलिस उपायुक्त विचित्रवीर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2024 में अपहरण के 339 पंजीकृत मामलों में से 296 बच्चों को उनके परिवारों से मिला दिया गया। इनमें से 0 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों से जुड़े सभी 5 मामलों का समाधान कर दिया गया, जबकि 8 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों से जुड़े 25 मामले में भी पूरी तरह से रिकवरी हुई। 12 से 15 आयु वर्ग में लापता 107 नाबालिगों में से 97 का पता लगा लिया गया, जबकि 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों से जुड़े 202 मामलों में से 169 का सफलतापूर्वक समाधान किया गया। शेष बच्चों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी है। समर्पित टीमें उनके परिवार से नियमित संपर्क बनाए हुए हैं और किसी भी नए सुराग की तलाश कर रही हैं। एक उल्लेखनीय मामला 22 दिनों की सावधानी पूर्वक जांच के बाद 4 वर्षीय बच्चे की बरामदगी से जुड़ा है। यह ऑपरेशन, जो व्यापक सीसीटीवी विश्लेषण और स्थानीय परिवहन कर्मियों के साथ समन्वय पर निर्भर था, न केवल बच्चे की सुरक्षित वापसी में बल्कि अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी में भी परिणत हुआ। यह मामला पुलिस द्वारा नियोजित अभिनव रणनीतियों का उदाहरण है, जिसमें स्थानीय पूछताछ, परिवहन ऑपरेटरों को तस्वीरें दिखाना और गतिविधियों का पता लगाने के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की जांच करना शामिल है। पुलिस उपायुक्त विचित्रवीर ने लापता बच्चों की
बरामदगी को प्राथमिकता देने के लिए विभाग की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस हर मामले को संबोधित करने में सतर्क और सक्रिय रहती है, चाहे वह कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो। नए साल की शुरुआत के साथ पश्चिमी जिला पुलिस बच्चों की सुरक्षा और परिवारों को फिर से मिलाने के अपने मिशन में दृढ़ संकल्प है, जो समुदाय को आशा और आश्वासन प्रदान करता है। यह उपलब्धि समाज की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक को संबोधित करने में दिल्ली पुलिस के समर्पण और प्रभावशीलता को रेखांकित करती है। पुलिस विभाग द्वारा इस अवसर पर जनता के लिए एक वीडियो भी जारी किया गया। पहले तो मैं सभी सर को नमस्कार करना चाहूँगी। धन्यवाद जो मेरी बच्ची को जो सर ढूंढ के हमें दिए हैं। हमारी बच्ची नगर कीर्तन में गई हुई थी, उस दिन नगर कीर्तन निकला हुआ था सरदारों का। हमारे और 2 बच्चे हैं, उनके साथ गई हुई थी और वहीं पे से हमारी बच्ची गायब हो गई। हम सारा जगह ढूंढे, हमारी बच्ची नहीं मिली। फिर हम पुलिस कंप्लेन जाके किए राजौरी में। पहले कीर्ति नगर गए, वहाँ पे नहीं लिए हैं, फिर जाके राजौरी में की। तो सर सारे पुलिस स्टेशन में रात को ही जाके देख लिए थे, कहीं हमारी बच्ची नहीं मिली। फिर सारे सामने मिलके हमारी बच्ची को ढूंढना स्टार्ट किए। जब कंप्लेन हुई तब 22 दिन के बाद हमारी बच्ची मिली। सारे सर की सहयोग से मेरी बच्ची मिली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता कर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय निर्धारित किया गया है। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों के लिए गैर रोकथाम योग्य प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी। साथियों, विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। 2025 आप सबके लिए बहुत गौरवमयी, मंगलमयी, सुखदायक, परिवार में सबके शांति, सब अच्छे से ये साल निकले। इस शुभकामनाओं के साथ आज का कैबिनेट ब्रीफिंग आरंभ करते हैं। साथियों, 2025 की पहली कैबिनेट माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों को समर्पित की है। इस पहली कैबिनेट मीटिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों से संबंधित बहुत डिस्कशंस किए, कई तरह के एस्पेक्ट्स सामने आए और जो फैसले आज लिए गए वो सारे के सारे किसानों के वेलफेयर से संबंधित है और ये एक सीरीज ऑफ डिसीजंस है, उसके कल्मिनेशन में है। आज सबसे बड़ा एक फैसला लिया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, अ स्कीम विच हैज रियली मेड अ बिग डिफरेंस इन फार्मर्स लाइव्स, उसका एनहांसमेंट, उसके एलोकेशन को एनहांस किया गया, 69,515 करोड़ किया गया। और ये जिस तरह का अभी तक का अनुभव आया है, जिस तरह से इस स्कीम में यूटिलाइजेशन, जिस तरह से रिस्पॉन्स मिला है, जैसे किसानों के जीवन में जो रियल परिवर्तन आया इस स्कीम से, उसके कारण इस एलोकेशन को एनहांस किया गया है। साथ ही साथ एक 800 करोड़ रुपीस का फंड क्रिएट किया गया है, जो कि फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेसिकली किसानों के संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है, तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए, टेक्नोलॉजिकल मेजरमेंट से डिस्प्यूट्स में कमी आए। इसको ध्यान में रखते हुए एक फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया। कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ा है इन 10 सालों में और कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एंड टू एंड कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनरोलमेंट से लेके असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट, पेमेंट, डीबीटी के माध्यम से इसको पूरी चेन को रीवैम्प करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है। और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरे संबंधित विभाग कोऑपरेशन से, फाइनेंस से सब मिलके फसल बीमा योजना को एक टोटली नए लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा आज निर्णय लिया गया है। अगर इस फसल बीमा योजना का हम एक समरी देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है किसानों के जीवन में। ये नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बीमा योजना, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। पूरे देश में करीब 23 स्टेट्स और यूटीज इसमें शामिल है। चॉइस होती है स्टेट को, जैसे कुछ स्टेट है जो अच्छे वेलफेयर प्रोग्राम्स में भागीदारी नहीं लेना चाहते, तो चॉइस के हिसाब से 23 स्टेट्स एंड यूटीज इसमें है और 20 एम्पैनल्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं।
कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन है। और अगर हम यूपीए से कंपेयर करें, 10 साल पहले के बीमा की योजनाओं से कंपेयर करें, तो उसमें पूरे ब्लॉक को एक यूनिट लिया जाता था या पूरे तहसील को एक यूनिट लिया जाता था। यानी पूरी तहसील में अगर, या पूरे ब्लॉक विच इज अ वेरी लार्ज एरिया, उसमें अगर क्रॉप को डैमेज हो तभी जाके किसी किसान को कुछ मिलता था। यानी प्रैक्टिकली बहुत ही वो स्कीम थी जो कि फार्मर्स के वेलफेयर से रिलेटेड नहीं थी। और मोदी जी ने आके इस स्कीम में बड़ा चेंज किया, इसको फार्म लेवल पे और लोकल एरिया लेवल पे लेके आए। इससे अगर एक लिमिटेड डैमेज होता है तो भी किसानों को इसका बेनिफिट मिल जाता है। नेचुरल कैलामिटीज के अलावा जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कई बार ऐसा होता है कि जब फसल बोई होती है उस समय में गर्मी या सर्दी ज़्यादा हो जाए तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस में भी इसका कवरेज है। फंडिंग पैटर्न नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 है और बाकी सब स्टेट्स के लिए 50-50 है। प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो, और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। करीब 4 करोड़ किसानों को इस स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है और करीब 39% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप एरिया इन द कंट्री इसके कवरेज में आती है। सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को। और कई लोग जो समाज में एक अलग तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी जान लें कि इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। तो बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। टोटल लास्ट 8 ईयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। अगर यही कंपैरिजन इससे पिछले वाले 8 सालों का करें तो 34,000 करोड़ रुपीस के क्लेम थे। कंपेयर टू दैट द क्लेम्स इन द लास्ट 8 ईयर्स आर 1,70,000 करोड़। सो दिस क्लियरली शोज कि कैसे किसानों को इस स्कीम का एक डायरेक्ट अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फार्मिंग, दिस इंक्रीजेस द सर्टेनिटी एंड प्रोटेक्ट्स द फार्मर्स अगेंस्ट नेचर्स वेगरीज। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। Marble Art Gallery wishes you a very happy new year. The manufacturers of premium tabletop, dining table, marble decoratives and exclusive marble furniture. Visit our showroom at A1/8 WHS Kirti Nagar, New Delhi. You can contact us on 9871976397. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segment of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और उनके नेता अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि वे दिल्ली के लोगों से किए गए वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। भाजपा ने केजरीवाल की 10 प्रमुख प्रतिबद्धताओं का उल्लेख करते हुए दावा किया कि सत्ता में 1 दशक पूरा करने के बावजूद इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि 2024 में देश ने एक अद्वितीय संवैधानिक घटना देखी जब एक मुख्यमंत्री ने जेल में रहते हुए सरकार चलाई। भाजपा ने इसे दिल्ली की राजनीति और प्रशासन पर सवाल खड़े करने वाला बताया। पार्टी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली वासियों को केवल झूठे वादे देने और उनके साथ धोखा करने का भी आरोप लगाया। भाजपा ने इस मुद्दे को लेकर आगामी चुनाव में जनता के बीच इसे प्रमुख मुद्दा बनाने का संकेत भी दिया है। मित्रों, आज 1 जनवरी है। मैं आज आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि रोमन गॉड जैनुस के नाम पर रोमन किंग न्यूमा मेम्फिलिस के द्वारा मूलतः प्रतिपादित जूलियस सीजर के द्वारा स्टार्टेड
पोप ग्रेगरी द 13th के द्वारा 1582 में करेक्टेड और अंग्रेजों द्वारा 1752 में अंगीकृत इस अंग्रेजी नववर्ष के प्रथम दिन की आप सभी को बधाई। और 2024 का वर्ष गुजर चुका है और ये वर्ष भारत की राजनीति और विश्व में एक अद्भुत, विस्मयकारी, सुखद और विचित्र अनेक प्रकार के स्मृतियां छोड़ गया है। 2024 में जहां एक तरफ श्री राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, 500 वर्षों के बाद देश में लगातार तीसरी बार किसी प्रधानमंत्री को सरकार बनाने का मौका मिला। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को संविधान ने 75 वर्ष पूर्ण किए और हम पूरे वर्ष में फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी में से एक रहे। परंतु उसी के साथ एक विचित्र संवैधानिक उदाहरण भी इस 2024 में देश ने देखा, जब जेल से रहकर एक मुख्यमंत्री ने सरकार को चलाया। पहली बात यह भी स्पष्ट हो कि ऐसा नहीं कि जेल जाने वाले पहले मुख्यमंत्री थे जिनके ऊपर आरोप लगा और उन्हें जेल जाना पड़ा। इससे पूर्व में भी शिबू सोरेन जी, मधु कौड़ा जी, लालू प्रसाद यादव जी, जयललिता जी, करुणानिधि जी, ये सब पद पे रहते हुए लोग गए। परंतु कम से कम लालू प्रसाद यादव जी ने भी इतनी मर्यादा रखी थी कि पद छोड़ दिया था नैतिकता के आधार के ऊपर। परंतु 2024 में एक ऐसा विस्मयकारी और विचित्र उदाहरण देश को देखने को मिला कि जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में पद नहीं छोड़ा और उससे बड़ी बात, जेल में रह के पद नहीं छोड़ा और जेल से बाहर आके पद छोड़ दिया। इसीलिए जो उनकी विचित्रता है वो अपने आप में इतनी विस्मयकारी है कि किसी के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आज हम आपके सामने, चूंकि अब नया वर्ष आया है, इस अंग्रेजी नए वर्ष में नित नए रूप और नित नए स्वांग रचने वाले पार्टियों में कोई और नया चित्र विचित्र उदाहरण देखने को मिले, उससे पूर्व हम याद दिलाना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उस विचार के साथ आई थी कि हम नई राजनीति लेके आ रहे हैं। और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आज 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति ये है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। और पत्रकारों ने भी जाके देखा। चलिए, आप नेताओं की बात पे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास न करें कि वो उसमें किस प्रकार की दुर्गंध आती थी जिस पानी का प्रयोग करना पड़ता था। फिर इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देंगे, ये दावा किया। और इतना ही नहीं, याद करिए, इनके मुंह से निकल गया था दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है। छपवाना शब्द था, कोई जाके उस बाइट को चेक कर सकता है। तो पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का यामानो शिमरी, और अमेरिका का भी सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा है यूएसए टुडे। खैर, इस अत्यधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ने कहा छपवाना कितना मुश्किल है। और हकीकत क्या थी कि हाई कोर्ट हैज रिप्रिमांडेड दैट द फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, और इसमें कई चीजों को लेकर कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर की। यानी दावा ये और वास्तविकता ये। फिर इन्होंने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत इंप्रूव करेंगे, और वास्तविकता यह थी कि कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचा, और उस हाहाकार के ऊपर ध्यान देने की बजाय प्रचार के ऊपर सारा ध्यान था। आप सबको याद हो कि मोहल्ला क्लिनिकों में जो भ्रष्टाचार की चीजें प्रकाश में आई, जिसमें एक प्रकरण ऐसा था कि एक दिन में 539 लोगों का निस्तारण हुआ, जबकि मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से लेके 1 बजे तक 4 घंटे में चलती है। 240 मिनट में 539 लोगों का निस्तारण, मतलब 20 सेकंड के अंदर डॉक्टर ने मरीज को देख भी लिया, असेसमेंट कर भी दिया, पर्चा लिख भी दिया और दवा मिल भी गई। और कौन सी ऐसी मोहल्ला क्लिनिक थी जिसकी इतनी कैपेसिटी थी कि सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाएगी 539 लोग आके कहां खड़े हो गए थे। ये यथार्थ था। उसके बाद उन्होंने कहा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देंगे। आज स्थिति ये है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम उनको शुभकामना भी देते हैं। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस चीजें नजर आती थी, मगर दिल्ली की आबो हवा की सेहत
बहुत खराब होती चली गई है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो कूड़े के ढेर, यानी ये छठा पॉइंट है, कूड़े के ढेर, इनको समाप्त करेंगे। और आज स्थिति ये है कि कूड़े के ढेरों की हाइट बढ़ रही थी। कुतुब मीनार से कुछ मीटर की दूरी के ऊपर, कुछ थोड़ी दूरी के ऊपर जो कूड़े का ढेर है उसकी हाइट, ऐसा समाचारों में आया कि 8 मीटर तक बढ़ गई है। 7वां दावा, दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे। और भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई की गई और आरोप लगा मुख्यमंत्री के ओएसडी पर। पूरे भारत में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मायावती जी के ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस कांड में हमला हुआ था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया, तो विरोधी दल था। यहां तो सत्ताधारी दल की, अपनी पार्टी की महिला के साथ। और जो कुछ महिलाओं के साथ अन्य चीजें हो रही हैं वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं। जो चीज इनके अधिकार में, ये कहते हैं ना कानून व्यवस्था अधिकार में नहीं, अरे भाई मुख्यमंत्री आवास के अंदर की सारी व्यवस्था तो आपके अधिकार में थी और मांगने पर सीसीटीवी भी नहीं थे। अब आप देखिए, अगला इनका था कि कच्ची कॉलोनीज जो हैं उनको बेसिक इम्यूनिटी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे युक्त कर देंगे। संगम विहार में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिली उससे बहुत साफ है कि ये दावा बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर चूर चूर होता नजर आ रहा है। फिर इन्होंने ये कहा था कि जो झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले लोग हैं उनको स्थायी आवास देंगे। आज 1 दशक पूरा होने के बाद भी ये दावा सिर्फ हवाई दावा है, जबकि प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चलने वाली योजना में 3024 फ्लैट्स अब तक कालका जी एरिया में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिए जा चुके हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते। अब यमुना की सफाई, आप सभी को पता है, उनका वीडियो भी अवेलेबल है कि यमुना की सफाई कैसी करेंगे, कि वो नहा के दिखा देंगे। और आज स्थिति है कि वो पास जाने में भी हिचकते हैं। यमुना की झाग वाली फोटोएं आप सब ने देखी। अतः ये 10 पॉइंट हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुजारी और ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की योजना की घोषणा के बाद से बीजेपी लगातार इस पहल का विरोध कर रही है। आप नेता ने बताया कि इस योजना के लिए पार्टी के कार्यकर्ता और नेता स्वयं जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रही है। संजय सिंह ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा कि दिल्ली में आगामी चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी इस योजना को हर हाल में लागू करेगी। सभी पत्रकार बंधुओं को नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में खुशहाली लाए। मैं सोच रहा था नए साल में कुछ नए मुद्दों पे आपसे बातचीत करूंगा। के बारे में अपना पक्ष रखना जरूरी है। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की है, अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने में जुट गई है। सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, प्रेस में बयान दे के गाली दे रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। टीवी चैनल पर इनके प्रवक्ता चीख चीख के कह रहे हैं मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं, मौलाना को तनख्वाह क्यों नहीं। केजरीवाल के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, मौलाना को तनख्वाह दो, मौलाना को तनख्वाह दो। पुजारी ग्रंथी की योजना कहां से लेके आए, पैसा कहां से आएगा। अरे भाई, तुमने हरियाणा के चुनाव में घोषणा पत्र में कहा इमामों की तनख्वाह बढ़ाओगे, मौलानाओं की तनख्वाह बढ़ाओगे। 50% हरियाणा के अंदर इमाम और मौलाना की सैलरी बढ़ाई गई। वहां लगभग 16,000 रुपए इमाम को मिलता है। हरियाणा में, बगल का राज्य है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पुजारियों को 18,000 रुपए देना चाहते हैं, ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देना चाहते हैं। उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। केजरीवाल जी स्वयं से जाके रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, हमारे नेता जाके स्वयं से रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जितने पुजारी हैं दिल्ली के अंदर, जितने भी ग्रंथी हैं, उनको हम लोग 18,000 रुपए प्रतिमाह देंगे। ये हमारा वादा है, गारंटी है। मैं पूछना चाहता हूं, पुजारियों से इतनी नफरत क्यों है, ग्रंथियों से इतनी नफरत क्यों है। तुमने हरियाणा में 16,000 रुपए दिए इमाम को, दिल्ली में अगर 18,000 रुपए अरविंद केजरीवाल जी पुजारियों को दे रहे हैं, ग्रंथियों को दे रहे हैं, आपको तकलीफ क्या है। प्रदर्शन कर रहे हो केजरीवाल जी के घर के सामने कि इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। इनके प्रवक्ता टीवी चैनल पे चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इमामों को तनख्वाह दो, इमामों को तनख्वाह दो। और खुलेआम, जिसको कहते हैं बुरे से बुरे स्तर पे जाके पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह 18,000 रुपए की सम्मान राशि देने का विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये बहुत ही शर्मनाक है। पूरा देश नफरत की राजनीति में डूबी को देख रहा है, इनके नेताओं को देख रहा है। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे कहना चाहता हूं, चाहे जितना विरोध कर लो,
दिल्ली में मंदिरों के पुजारियों को और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए प्रतिमाह देने की गारंटी को केजरीवाल जी 100% लागू करेंगे। तुमको जितनी मर्जी आए विरोध करके देख लो। अरे तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में पुजारी को तनख्वाह नहीं देते? तुम्हारी 22 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में ग्रंथियों को तनख्वाह नहीं देते? अगर केजरीवाल का मुकाबला करना है, 22 राज्यों में तुम्हारी सरकार है, घोषित करो पुजारियों के लिए 18,000 रुपए की सम्मान राशि, तुम भी करो। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है नहीं, कुछ कर सकते नहीं, तो विरोध करने के लिए उतर आए हो। मैं फिर दोहरा रहा हूं, एड़ी से लेके चोटी तक जितना चाहे विरोध कर ले, पुजारियों को और ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि दिल्ली में केजरीवाल जी की गारंटी है और उसको हम लोग लागू करके रहेंगे। Marble Art Gallery wishes you a very happy new year. The manufacturers of premium tabletop, dining table, marble decoratives and exclusive marble furniture. Visit our showroom at A1/8 WHS Kirti Nagar, New Delhi. You can contact us on 9871976397. Shreya Furnishing wishes you a very happy new year. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segment of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, कीर्ति नगर, न्यू दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू होने जा रहा है। इस ऐतिहासिक आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रयागराज का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी ने बताया कि शहर का कायाकल्प लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक नई सड़कें, 450 किलोमीटर पेयजल लाइन और रेलवे स्टेशन पर विशेष सुविधाएं बनाई गई हैं। मेले क्षेत्र में 5,000 एकड़ में पार्किंग स्पेस और संगम पर 12 किलोमीटर का अस्थायी घाट तैयार किया गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह दिव्य महाकुंभ जो 144 वर्षों बाद आ रहा है, करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कल से 1 जनवरी 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं आज के इस यहाँ मेला क्षेत्र का निरीक्षण और इस पूरे महाकुंभ की दृष्टि से अब तक की प्रगति क्या हुई है, यद्यपि आप सब उसके साक्षी हैं, लेकिन ये मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी आपको इसके बारे में अवगत कराऊं। तो मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। प्रयागराज मेले की दृष्टि से आपने देखा होगा, प्रयागराज सिटी की कायाकल्प करने का जो कार्य अब तक हुआ है, ये लगभग पूरा हो चुका है। 200 से अधिक सड़कें, सिंगल से डबल लेन, डबल से 4 लेन, 4 लेन से 6 लेन आदि बनाने की कार्रवाई ये पूरी हो चुकी है। 14 फ्लाईओवर या रोड ओवर ब्रिजेज, जिनमें 13 कंप्लीट हो गए, एक फाइनल स्टेज की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये तो सिटी के अंदर अन्य सुंदरीकरण के तमाम कार्य किए गए हैं और सिटी के अंदर यह भी व्यवस्था की गई है कि रेलवे स्टेशनों पर होर्डिंग एरिया भी हो, उसके बाहर व्यवस्था की गई है, जिससे जो भी श्रद्धालु आए सबके लिए स्टेशन पे व्यवस्था है, ठीक, नहीं तो बाहर, नहीं तो उसके बाहर प्रशासन भी किया, रेलवे ने भी और जिला प्रशासन ने भी इसकी व्यवस्था को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का काम किया है। मेला प्राधिकरण ने यहाँ पर लगभग 5,000 एकड़ क्षेत्रफल में प्रयागराज को जोड़ने वाले मार्गों पर संगम से 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग स्पेस भी चिन्हित करके उन्हें सक्रिय कर दिया है। हर पार्किंग स्थल पर चौकी भी होगी, सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी, पब्लिक एड्रेस सिस्टम भी होगा। इस सारी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा चुकी है। पेंटोन ब्रिज पहली बार हम लोगों ने इनकी संख्या 2019 में बढ़ाई थी, जो 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम